नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम बच्चों के बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे मैसेजेस को देखते हुए कुछ बच्चों का यह डिमांड था कि सर क्लास 11th का पार्ट 2 अकाउंट का चैप्टर नंबर जो 1 है, भूल सुधार प्रविष्टि यानी रेक्टिफिकेशन एरर, तो ये चैप्टर को समझा दीजिए। और ये चैप्टर एग्जाम में कौन से सेक्शन में पूछता है, कितने मार्क्स का पूछता है और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारी चीजों को डिटेल में समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा, मैं आपकी हर एक डिमांड को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और देखो, जल्द ही वीडियो ना बन पाए तो बार बार कमेंट मत करिए बेटा, हम आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाएंगे। उसमें कैसा क्या होता है बेटा, आप लोग कमेंट करते हैं ना बेटा, तो आप लोगों का कमेंट एकदम लास्ट में चले जाता है। और अगर आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ सकूं, उसके लिए एक काम कीजिए बेटा, यहाँ पर ज्वाइन बटन का एक सिस्टम होगा बेटा। उसके अंदर आप अगर ज्वाइन हो जाते हो, फिर अगर आप कमेंट करोगे ना बेटा, तो आपका जो कमेंट करोगे ना, तो वो कमेंट आपका नंबर 1 पे ही रहेगा और हाईलाइट हो जाएगा, जिससे मैं आपके कमेंट को पढ़ सकूं। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है बेटा, मैं कंफ्यूज जाता हूँ। इसीलिए तो जिसको भी जिस भी टॉपिक को समझना है, और आप लोग जो भी कमेंट करते हो और आपको वो कमेंट हाईलाइट करवाना है बेटा, तो वो ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कर लो। तो आपका क्या होगा, तो आप कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी कमेंट करोगे ना, तो वो कमेंट हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जिससे मैं आपके कमेंट को पढ़कर आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं बेटा। ठीक है, चलिए हम क्लास की आज शुरुआत करते हैं। आज हम प्रॉपर वे में आपको हर चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर जो 1 है बेटा, वो है भूल सुधार। क्या है? भूल सुधार प्रविष्टि है। और कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। देखो, 2 दिन तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाने में जाएगा और एक दिन मैं आपको सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए, आज के दिन हम क्या सीखेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूल सुधार चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। तो भूल सुधार जो चैप्टर है मैम, तो भूल सुधार जो चैप्टर है बड़ा, ये चैप्टर आपको 4 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है बड़ा? 4 मार्क्स में ये सवाल आता है। ठीक है, और ये कौन से मतलब कौन से विभाग में पूछा जाता है? तो बड़ा, ये पूछा जाता है सेक्शन डी विभाग में। कौन सी विभाग में आता है? सेक्शन डी विभाग में पूछा जाता है। और सर, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? तो बड़ा, इसके अंदर सिंपल मतलब कहा जाए तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? रोज नामचा आता है। क्या आता है? रोज नामचा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बड़ा। रोज नामचा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रोज नामचा। रोजनामचा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये रोजनामचा टाइप के क्वेश्चन में 4 नंबर का होगा, तो मिनिमम कितने एंट्री पूछेंगे? तो बेटा, अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आया है, तो बेटा आपको 4 ही एंट्री करना पड़ेगा। कितना एंट्री? 4 एंट्री, यानी कि एक एंट्री का कितना मार्क्स होगा बाबू? एक एंट्री का 1 नंबर होता है। अब आप बताओ बेटा, यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहां तक आपको क्लियर पता चला? अब आपको जो भी तैयारी करना है माइंड में फिट करो कि अब आपको इसी के आधार पर तैयारी करना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और ये चैप्टर का वेटेज जो होगा बड़ा, अब मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का वेटेज के बारे में बात करूं, तो ये चैप्टर का जो वेटेज होता है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। 2 मिनट बेटा, बता रहा हूं।
तो इस चैप्टर का जो वेटेज होता है बेटा वो होता है 4 मार्क्स। कितने मार्क्स का होता है बेटा? 4 मार्क्स का होता है बेटा। यानी कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या आता है बेटा? 4 मार्क्स के सम आते हैं। तो क्या सर थियरी वगैरह नहीं पूछेगा? भाई साहब पूछ सकता है, थियरी वगैरह भी पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पूछ सकता है। तो कैसे, अगर मान लो वो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो 4 नंबर में अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप के क्वेश्चंस को वो पूछेगा? तो बड़ा पहले चीज तो मैं आपको बात कर लूँ बड़ा, या तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, सेक्शन सी में भी पूछ सकता है, या तो बड़ा वो क्या बोलते हैं डी में भी। अगर वो डी में पूछता है तो 4 नंबर का पूछेगा, और अगर सेक्शन सी में पूछता है तो वो 3 नंबर का भी पूछ सकता है। यानी कि या तो 3 नंबर, या तो एक एमसीक्यू पूछ सकता है और 3 नंबर के सम पूछ सकता है, या तो 4 नंबर का एक सम पूछेगा। वो पूछने वाले पर डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ रहा है वो। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमको रोज नामची आना चाहिए बस। और मैं आपको आज भी कह रहा हूं और आने वाले समय में भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 का जो रोजनामचा वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 4 है बेटा, अगर आपने उसको तैयार नहीं किया है तो प्लीज उसे आप अच्छे तरीके से कर लो। इसलिए कह रहा हूं कि आगे जाके भविष्य में अगर आपको सीए वगैरह भी करना है, या कॉमर्स लाइन में क्लास 12th के अंदर भी जाना है, तो आपको चैप्टर नंबर 4 और एक मुख्य रोजनामचा था वो वाला चैप्टर, ये और ये वाला चैप्टर, ये 3 चैप्टर तो बड़ा आपको एकदम अच्छी तरीके से आना चाहिए अगर आप सच में बड़ा कुछ करना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए आज की हम क्लास को शुरुआत करते हैं, और आज के क्लास में हम आपको हर चीजों को बेहतर वे में समझाने का प्रयास करता हूं। और वीडियो को अंत સુધી देखना बड़ा, जिसमें आपको लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो पहले फटाफट अटेंडेंस भर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। दूसरा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे आपको ये पता चले कि वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1, भूल सुधार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद पढ़ेंगे भूलों के प्रकार, यानी भूल के कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सकल तलपट पर असर न करने वाली भूलें कौन सी होती हैं, और फिर उसके बाद सकल तलपट में असर करने वाली भूलें कौन सी हैं। फिर भूल सुधार की लाभ हानि पर कौन सा असर पड़ता है। फिर लास्ट में मैं आप लोगों को कराऊंगा स्वाध्याय, यानी हर दिन आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को सॉल्व करेंगे, और लाइन टू लाइन बेटा मैं आप लोगों को टॉपिक को समझाऊंगा, जिससे आई थिंक, मैं आपको गारंटी देता हूं, वादा करता हूं कि मैं आपको, अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया बेटा, मेरा वीडियो कभी मत देखना, कभी मत देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, आप एक ही बार में मेरे वीडियो को समझ जाओगे, सच कह रहा हूं। चलिए अच्छे से हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में तो बेटा इसमें क्या दिया होगा पहले मैं आपको समझा देता हूं। बेटा आपको याद है जब हम पार्ट 1 का अकाउंट जो था भाग 1 में, उसमें हम सकल तलपट तैयार करते थे। तो जब हम सकल तलपट तैयार करते थे, और आपने भाग 1 में एक चीज और सीखा होगा, रोजनामचा करते थे, और आपने एक चैप्टर और सीखा होगा खाता बही खतौनी करते थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता था बड़ा, हम लोग कोई ना कोई एंट्री क्या करते थे, भूल जाते थे, या कोई ना कोई एंट्री छोड़ देते थे, या कोई ना कोई एंट्री हम गलत लिख देते थे। तो वो सारी गलतियां हम लोग कहां पर सुधार सकते हैं? इस वाली एंट्री में, मतलब भूल सुधार प्रविष्टि में हम लोग सुधार सकते थे। तो यहां पर देखो वही लिखा है, सकल तल पर तैयार करने से, रोजनामता तैयार करने में, खाता बही खतौनी करने में, या खातों का शेष ज्ञात करने के में यदि कोई गाणितिक भूल हो जाती है, यानी कोई नियम या कोई गाणितिक नियम को हम भूल जाते हैं, तो वो सभी की जानकारी हमें भूल सुधार से प्राप्त होता है। बोलो, पहला पॉइंट क्लियर हुआ।
आगे क्या कह रहे हैं कि भाई जब भी हम कोई सकल तलपट बनाते हैं तो उस सकल तलपट में एक एंट्री उधार होती है तो दूसरी एंट्री जमा होती है। और लोग कहते हैं कि सकल तलपट जब भी बनाओगे तो उधार का योग और जमा का योग, दोनों का योग कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब उधार साइड का और जमा साइड, तो दोनों बाजू का आंसर क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का उत्तर इक्वल आ रहा है तो सकल तलपट आपका सही है। अगर दोनों का उत्तर अलग अलग आ रहा है तो उत्तर सही नहीं है। तो यहां पर देखो वही लिखा है, सकल तलपट की उधार और जमा पक्ष का योग मिल जाए, ऐसा माना जाता है कि व्यवहारों की प्रवृत्ति से खतौनी करने में या खातों का शेष लिखने में अगर कोई गाणितिक भूल नहीं हुई है, परंतु सकल तलपट पे ना मिलने से हिसाब लिखने में भूल होगी। अगर सकल तलपट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहीं ना कहीं क्या किया है? भूल किया है। सर भूल कौन कौन सी हो सकती है? वो भूलों के बारे में भी अभी मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा कौन कौन सी भूलें आप लोग करते हो सवाल करते टाइम। आगे उसे ज्ञात करके हम लोग उसको सुधार देते हैं। वास्तव में सकल तलपट या हिसाबी भूलों का अंतिम मापदंड नहीं है। लोग कहते हैं कि सिर्फ क्या बोलते हैं, सकल तलपट में छोटा मोटा गलती होता नहीं बड़ा। सकल तलपट अगर मिल जाता है, नहीं सकल तलपट का जो आंसर है अगर वो दोनों बाजू मिल जाता है, हिसाब लिखने में अगर कोई भूले हुई है, हाँ भाई सिंपल सी बात है, अगर हम सकल तलपट बना रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग सही ही हो, एक आध दो एंट्रीज हमसे गलती होती ही है। तो अगर मान लो वास्तव में कोई भूल हो जाती है तो सिंपल सी बात है, सब स्वाभाविक सी बात है, संभावना होगी ही होगी, गलतियां होने का चांस होगा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सकल तलपट में असर करने वाली, तो यहां पर दो टाइप की भूलें होती हैं बेटा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। चलिए क्या लिखा है बेटा? सकल तलपट को असर करने वाली और सकल तलपट को असर ना करने वाली भूलें कर, ज्ञात करके उन्हें सुधारना पड़े। तो इन भूलों को सुधारने के बाद हिसाब और व्यापार का सही और योग्य चित्र प्रस्तुत करता है। अनिवार्य प्रक्रिया हिसाबों को भूलों ज्ञात करने के लिए सुधारने की प्रक्रिया भूल सुधार कहते हैं। देखो भूल सुधार किसे कहते हैं? हिसाबों में हुई भूलों को ज्ञात करके, ध्यान से सुनना, हिसाबों में हुई भूलों को ज्ञात करके तथा उन्हें सुधारने की प्रक्रिया को भूल सुधार कहते हैं। और भूल सुधार करने के कुछ उद्देश्य हैं। चलिए बड़ा इतने में ही 5 क्वेश्चन बन गया बेटा। मैं आप लोगों से अभी क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, तो उसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। बोलो लिख के लाओगे ना भाई साहब? लिख के लाओगे ना भाई साहब? तो आपको ये चीजें लिखना रहेगा। डन। चलिए तो भूल सुधार के कौन कौन से उद्देश्य? इसमें पहला उद्देश्य क्या है कि सकल तलपट तैयार करने से पहले जब लिखे गए हिसाब में अगर कोई भूल अगर आपको पता चले तो तुरंत उसे क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए। नंबर 2, संबंधित हिसाबी वर्ष के लिए सकल तलपट तैयार करने के बाद लिखे गए हिसाबों में अगर कोई भूल पता है चलता है तो उसे सुधार करना चाहिए। यानी कि वर्ष के अंत में अगर आप सकल तलपट बना रहे हैं, अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारना चाहिए। तीसरा, भूल सुधार कर सही हिसाब में टिप्पण से सही लाभ हानि निश्चित करना चाहिए। यानी कि अगर आपने भूल सुधार दिया है, अगर उसमें कुछ भी अगर मान लो उसमें लिखने से अगर भूल सुधर सकता है तो आपको लिख करके लाभ हानि का निश्चित करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, भूल सुधार में सही हिसाबों की जानकारी पर से हिसाबी के समय अंत में पक्की तलपट, अगर मान लो आपका हिसाब सुधर जा रहा है तो आप लास्ट में आर्थिक चिट्ठा यानी पक्की तलपट बना करके सही मौद्रिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि हिसाबी पद्धति के नियम के अनुसार लिखे गए अगर कोई भूले हो तो उसे तुरंत मिटा कर सुधारना नहीं। और देखो क्या लिखा है, हिसाबी पद्धति के नियमों के अनुसार लिखे गए हिसाबों की रचना भूल हो तो उसे मिटाकर सुधारने में सुधार नहीं किया जाता। मतलब तुम ही सोचो बड़ा, जो चीजें मैंने पेन से भूल सुधार की एंट्री कर दी है तो क्या आप ये करोगे कि उसको पेंसिल से ऐसे उसको क्या बोलते हैं पेन से ऐसे काटोगे, काट के फिर से सुधारोगे? नहीं, उस समय
उसे मिटाकर हम नहीं लिख सकते। क्या जो पेन से लिखा हुआ चीज है, क्या उसे मिटा सकते हो? क्या मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते। तो पेन से लिखी हुई चीजों को नहीं मिटा सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे उसे सुधारोगे? तो इस भूल को सुधारने के लिए संबंधित रकम के साथ ही हिसाबी असर देना पड़ता है। तो वो हिसाबी असर को ही हम लोग कहते हैं भूल सुधार की प्रविष्टि कहते हैं। तो कैसे भूल सुधार किया जाता है? आई होप आपको यहां तक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्रस्तावना में बेटा आपने क्या सीखा? सर प्रस्तावना में मैंने ये सीखा कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं, और कहाँ कहाँ गलती करते हैं तो कैसे कैसे गलतियों को हमें ध्यान रखना है, और जहां जहां हमसे गलती होती है उस गलतियों को कैसे सुधारना है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको गलती बता दी, कहाँ कहाँ आपकी गलती हो सकती है। देखो, पहली गलती आपकी हो सकती है सकल तलपट में, दूसरी गलती रोजनामचा लिखने में, तीसरी खाता बाई खतौनी करने में, चौथी शेष बाकी निकालने में। तो ये सभी आपकी क्या है? गलतियां हैं। अब इन गलतियों को सुधारेंगे, बट इससे पहले हम ये समझेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग गलती करते हैं और उस गलतियों को हम लोग कैसे सुधारेंगे, और कौन कौन सी गलती करते हैं उन गलतियों के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में क्या लिखा है? हिसाबी भूलों के प्रकार। चलिए टॉपिक नंबर 2 में पढ़ेंगे हिसाबी भूलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एरर। तो भाई हिसाबी भूलों के प्रकार की बात करूं तो हिसाबी भूलों के प्रकार, तो हिसाबी भूलें की सकल तलपट को क्या करती है? असर करती है। जो हिसाब लिखते हो उसमें ज्यादातर सकल तलपट को असर करती है या नहीं, उसके अनुसार उसको कितने भागों में बांटा गया बाबू? तो 2 भागों में बांटा गया है। हिसाबी भूलें सकल तलपट पे असर करती हैं या नहीं करती हैं, तो बताओ उसके कितने प्रकार हैं? तो उसके कितने प्रकार है बाबू? 2 प्रकार हैं। पहला है सकल तलपट को असर ना करने वाली भूलें, और दूसरा है सकल तलपट पे असर करने वाली भूलें। तो बाबू हिसाबी भूलों के कितने प्रकार हैं? 2। एक सकल तलपट पे असर ना करने वाली भूलें, और एक सकल तलपट पे असर करने वाली भूलें। अब क्या मतलब होता है असर करने वाली, और क्या मतलब होता है असर ना करने वाली? तो ध्यान से क्वेश्चंस को समझना। असर ना करने वाली भूलें कौन कौन सी हो सकती हैं और कितनी भूलें हो सकती हैं? सर असर ना करने वाली भूलें टोटल होती हैं 5। टोटल कितनी भूलें होती हैं? 5। जिसमें पहला भूल निकल के आता है बड़ा विसर चूक भूल। क्या होता है? विसर चूक भूल। सबके नियम और रूल से भी सीखेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा होले होले। पहला है विसर चूक भूले, दूसरा है सिद्धांत की भूल, और तीसरा है गलत खाते में लिखने की भूल, और चौथा है मूल बही में लिखते समय हुई भूल। अब पांचवा है क्षतिपूरक भूल यानी भरपाई चूक भूल। जिसमें से सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है बेटा, वो एक ये वाला आता है, एक ये वाला आता है, और एक ये वाला आता है। सकल तलपट में असर न करने वाली भूलों में ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सकल तलपट पे असर ना करने वाली भूलें कितनी हैं? 5। इसमें पहला नाम है विसर चूक भूलें, सिद्धांत की भूलें, गलत खाते में लिखने की भूलें, और मूल बही में लिखते समय हुई भूलें, और क्षतिपूरक भूलें। और सकल तलपट को असर करने वाली भूलें कौन कौन सी बाबू? तो असर करने वाली भूलें 4 हैं। पहला खतौनी से संबंधित भूलें, दूसरा खातों के शेष से संबंधित भूलें, चौथा सहायक बहियों से संबंधित भूलें, अब चौथा है सकल तलपट तैयार करते समय हुई भूलें। यानी कि यहाँ पर असर करने वाली भूलें, जैसे कि खतौनी से संबंधित, खातों के शेष से संबंधित, सहायक बही से संबंधित, और सकल तलपट से संबंधित जो भी भूलें होती हैं वो सारी की सारी सकल तलपट पे क्या करती हैं? असर करती हैं। तो बड़ा अब बताओ बड़ा, आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं जहां तक मैं बताया? अब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3। तो सबसे पहले बड़ा हम एक एक करके इसके नियम समझ लेते हैं कि सर विसर चूक भूलें क्या होता है, सिद्धांत की भूलें क्या होता है, गलत लिखने की भूलें क्या होती है, मूल बही में लिखने के समय क्षतिपूरक भूलें क्या होती है। ये सारी चीजों के हम लोग एक बार नियम समझ लेते हैं बड़ा। चलिए तो यहां पर देखिए बड़ा ध्यान से, मैं हर चीजों को बड़ा देखो
सकल तलपट पे असर न करने वाली भूलें। टॉपिक नंबर 3, एरर दैट डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इन ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट ना करने वाले एरर्स कौन कौन सी, गलतियां कौन कौन सी हैं। देखो बेटा, मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। लाइन टू लाइन पढ़ाने का पीछे का मेन मकसद ये है बेटा कि आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर सकूं। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरी जो मैं जिस तरीके से वीडियो को समझाता हूं, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, आपके द्वारा बनाई गई वीडियोस सच में मुझे समझ में आता है। इससे क्या होता है मालूम बेटा, मैं थोड़ा सा और ज्यादा मोटिवेट होता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा वीडियो बनाने से कुछ फायदा हो रहा है बच्चों को और कुछ चीजें समझ में आ रहा है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो, सच में अगर आप लोगों को मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरी चीजें समझ में आती है तो बड़ा आप लोग मुझसे बिंदास पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन क्लास भी चलता है बड़ा। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मोबाइल नंबर है। आप इस मोबाइल नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हो ऑनलाइन। और बड़ा, ऑनलाइन की जो फीस होगी बड़ा, एक सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की फीस होगी बड़ा मात्र 29 रुपीस। अभी मात्र 29 रुपीस, अगर एक सब्जेक्ट की तैयारी करते हो तो। और ये कितने दिन के लिए बड़ा है? ये है 28 दिन के लिए। यानी 28 दिन के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? सिर्फ 29 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि बेटा एकदम मिनिमम फीस है बेटा, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो। ठीक है, क्लियर। बहुत सारी वीडियोस में बनाता हूँ बेटा, लेकिन बहुत सारी वीडियोस आधे प्राइवेट में चली जाती हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है। अगर आप लोग भी मौर्य क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ज्वाइन होने से पहले एक बार मौर्य क्लासेस को रिसर्च जरूर करना, एक बार उसके बारे में जानने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि पैसे भर रहे हो, और पैसे भर रहे हो तो आपको सोच समझ के भरना है। ठीक है। आप लोगों को अगर समझ में आए ना तो ही एडमिशन लेना पड़ा, और अगर समझ में नहीं आता है तो एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना, पहले आप मेरी वीडियो का डेमो वगैरह सारे एक आध दो लेक्चर भर कर देख लो। अगर आप लोगों को समझ में आए ना बेटा तो ही आप एडमिशन कराना, अदरवाइज मत कराना। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सकल तलपट को असर ना करने वाली भूलें। अब इसमें क्या लिखा है बेटा, इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। क्या लिखा है देखो, हिसाबी गाणितिक दृष्टि से सही है या नहीं, यह जानने के लिए सकल तलपट तैयार की जाती है। और परंतु सकल तलपट पे उधार शेष और जमा शेष का योग अगर समान होता है तो हिसाब सही होंगे, ऐसा नहीं कह सकती। कितनी ही हिसाबी भूले होने के बावजूद भी सकल तलपट मिल जाता है। पता है, कभी कभी हम गलत एंट्री भी कर देते हैं ना तो हमारा सकल तलपट का आंसर मैच हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वो हिसाब सही है। तो ऐसी भूलों को सकल तलपट को असर ना करने वाली भूलें कहा जाता है। मतलब अब सिंपल सी बात है, आपने एंट्री की और सकल तलपट में दोनों आंसर समान आ गया, तो क्या आप बोलोगे कि वो सकल तलपट का असर कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई दोनों आंसर मैच हो गए हैं। लेकिन बेटा भले ही मैच हो गया है, लेकिन वो गलती तो गलती ही है ना भाई, बस वो इफेक्ट नहीं कर रहा, असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है। चलिए, ऐसी भूलों को सरलता से ज्ञात नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब भाई आपका आंसर मिल गया तो आप लोग ये सोचोगे कि कहाँ गलती कर दी यार, कहाँ गलती कर दी, गलती नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि यार मैंने सवाल तो सही किया क्योंकि मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन वास्तव में बड़ा वो आंसर गलत होता है। तो ग्राहकों और व्यापारियों के साथ लेन देन के हिसाब की तुलना करते समय, खरीदी बेची संपत्ति के वाउचर की जांच करते समय, बैंक के साथ हुए व्यवहारों के संबंध में बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय, खाते की नकल की लेन देन के द्वारा या हिसाबों के ऑडिट के समय, ऐसी बहुत सारे भूलों की जानकारी हमें मिलती है। और इन भूलों को सकल तल पर तैयार करने के पहले या सकल तल पर तैयार करने के बाद, वार्षिक हिसाब तैयार करते समय, वार्षिक हिसाब तैयार करने के बाद,
ऐसी भूलें सुधारने के लिए मुख्य रोजनामचा का भूल सुधार की प्रविष्टि करनी पड़ती है। मतलब इन सभी भूलों को सुधारने के लिए हमें एक रोजनामचा लिखना पड़ता है। तो चलिए अब सकल तलपट को असर न करने वाली एक एक करके भूलों को हम लोग सब एकदम सीखते हैं, जिसमें से यहाँ पर पहला आता है ओमिशन, यानी एरर ऑफ ओमिशन, ओमेशन यानी कि विसर चूक भूले। सबसे पहले हम बोला यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 सीखेंगे कि विसर चूक भूले किसे कहते हैं, और बड़ा अच्छे से कहीं ना कहीं लिख लेना, तभी इसको काम आएगा बड़ा। चलिए मैं यहाँ पर टिक भी करते जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। नोटबुक कॉपी पेन में बड़ा नोट्स बनाते जाना प्लीज। अगर मेरी बात मानते हो, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो, तो जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा करो, गारंटी बेटा। आप अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप यूट्यूब चैनल पे कभी मत आना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटा, मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर पढ़ना चाहते हो तो मेरे अनुसार अगर आप करोगे ना, सच कह रहा हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, जब किसी भी व्यवहार की संपूर्ण टिप्पण या सहायक बही में या खाता बही में लिखनी बाकी रह जाए तो ऐसी भूलों को विसर चूक भूलों कहते हैं। विसर चूक मतलब बिसर जाना। बिसर चूक मतलब क्या होता है? बिसर जाना। गांव की भाषा में बोलते हैं ना, बिसर गया यार, भूल गया यार, यार आज खाना खाना भूल गया, आज पानी पीना भूल गया, आज मामा के घर जाना भूल गया, आज खाना खाना भूल गया, आज घूमने जाना भूल गया, आज दोस्तों के साथ जाना भूल गया, आज पकौड़ी खाना भूल गया। हम लोग बोलते हैं ना बिसर गए हैं। बिसर गए मतलब भूल जाना। जैसे कि सिंपल सी बात है, हम सहायक बही बना रहे हैं या खाता बही खतौनी के सवाल कर रहे हैं, उसमें बड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई एंट्री देना भूल जाते हैं या उसकी रकम लिखना भूल जाते हैं। एंट्री तो कर देती बट रकम लिखना भूल जाते हैं, या वो चीजें भूल जाते हैं, या नाम लिखना भूल जाते हैं। रकम लिख दिया नाम लिखना भूल गए, या नाम लिख दिया रकम लिखना भूल गए। तो कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती है। तो ऐसी गलतियों को हम लोग कहते हैं बिसर चूक भूले। यानी जब किसी भी व्यवहारों को संपूर्ण टिप्पण सहायक बही में या खाता बही खतनी में बाकी लिखना रह जाए तो ऐसी भूलों को विसर चूक भूले कहते हैं। इस भूलों के कारण हिसाबों में उधार जमा दोनों को असर नहीं दी जाने से सकल तलपट मिल जाती है। तो ऐसी भूलों के भूल सुधार के 2 स्तर हो सकती हैं। अब विसर चूक भूले के भी कितने उत्तर है बेटा? 2, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उधार और जमा दोनों को असर नहीं दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर इसके 2 प्रकार है, मतलब विसर चूक भूलों को भी 2 प्रकार है। इसमें पहला प्रकार क्या है? सहायक बही या मुख्य रोजनामचा या रोजनामचे में टिप्पण में लिखने भूल गए। टिप्पण मतलब क्या होता है बेटा? ये चीजें लिखना हम लोग क्या कर दिए? भूल कर दिए। तो कभी कभी इसमें भूल होता है, और कभी कभी क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है बेटा? दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? सहायक बही या मुख्य रोजनामचा या रोजनामचा में लिखना टिप्पण में हुई। टिप्पण तो हुई परंतु व्यवहार से जुड़े दोनों खातों की खतौनी या खातों बही करनी हमारी क्या हो गई? रह गई। हम कभी कभी खाता बही खतौनी करना भूल जाते, कभी खाता बही में करनी रह गई, मतलब रकम लिखना भूल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हमसे होती रहती हैं। तो चलिए, जैसे कि मान लो बेटा, अगर सहायक बही या मुख्य रोजनामचा या रोजनामचा में अगर हमने कोई भूले किया तो उसको कैसे पहचानोगे? तो उसका एक उदाहरण दिया है बेटा। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? रोकड़ बिक्री। क्या लिखा है? रोकड़ बिक्री 2000 की टिप्पणी करनी रह गई। मतलब रोकड़ बिक्री मतलब इसकी पूरी की पूरी एंट्री हमने लिखना भूल गए। तो सिंपल एंट्री बेटा, और अगर भूल गए तो इसको लिख दो। तो भाई रोकड़ बिक्री, आप ध्यान से सुनना, रोकड़ बिक्री का मतलब, अगर बेटा अगर तुम कोई भी वस्तु को बेचते हो, लाइक एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे बेटा ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये क्या है? पैसा है। और क्या है? वस्तु है। ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल कर रहा हूं, आपको चुटकियों में याद रहेगा। देखो, जैसे एक पेंसिल, सपोज मान लीजिए एक पेंसिल 500 रुपए की, तो मुझे खरीदना है। तो मैं क्या करूंगा? ये दुकानदार है और मैं ग्राहक हूं, तो मैं क्या करूंगा? इससे पेंसिल लूंगा और इससे मैं पैसा ले लूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वस्तु दिया पैसे लिया, तो पैसे लोगे तो पैसे क्या होगा, आएगा, रोकड़ आएगा, और रोकड़ आए तो उधार, जाए तो जमा। तो यहां पर रोकड़ क्या हो रहा है, आ रहा है, रोकड़ क्या हो रहा है, आ रहा है। तो रोकड़ खाता उधार बिक्री खाते का, बिक्री खाता क्यों, क्योंकि बिक्री खाता हमेशा जमा होता है। याद रखना, बिक्री खाता हमेशा क्या होता है बाबू, जमा होता है। बस इतना माइंड में याद रखना, हमेशा कभी भी बिक्री दिखे तो जमा कर देने का बस। तो रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ खाता उधार बिक्री खाते का, कितना रुपया अमाउंट है, 2000 2000। बोलो बेटा, पहली एंट्री क्लियर हुआ। चलिए दूसरा, आपने ये तो हमारा मतलब कि हम भूल जाते वो वाली एंट्री, और ये वाला क्या है, सहायक भाई मुख्य रोजनामचा रोजनामचा में टिप्पणी तो हुई है, परंतु व्यवहार से जुड़े दोनों खातों की खतौनी और खाता बही करनी रह गई है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देखो, राज फर्नीचर मार्ट में से उधार हमने फर्नीचर खरीदा, कितने, 5000 रुपया, टिप्पणी के मुख्य रोजनामचे में की है, परंतु खाता बही में फर्नीचर खाते, राज फर्नीचर खाते में खतौनी करना हम क्या कर दिए, भूल गए। तो ऐसे रोजनामचों को कैसे सुधारोगे, तो इस भूल को सुधारने के लिए मुख्य रोजनामचा बही में पुनः प्रविष्टि लिखने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब दोबारा रोजनामचा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु खाता बही में फर्नीचर खाते उधार करने से, राज फर्नीचर खाते जमा करने से भूल सुधर जाएगी। मतलब समझाता हूं, यहां पर राज फर्नीचर मार्ट में से हमने उधार फर्नीचर खरीदा था, किसके पास से उधार फर्नीचर खरीदा था, राज फर्नीचर मार्ट में से। तो राज फर्नीचर मार्ट कौन होगा, देने वाला होगा, और देने वाला खाता क्या होता है, हमेशा जमा। तो हमने क्या कर दिया, राज फर्नीचर मार्ट खाता क्या कर दिया, जमा कर दिया, और फर्नीचर खाता क्या कर दिया, हमने उधार कर दिया। तो अगर इसे हम खाता भाई में ऐसा लिख दें तो हमारा भूल क्या हो जाएगी, सुधर जाएगा। अब यहाँ पर तुम रोजनामचा लिखना तो रोजनामचा लिखो, और अगर रोजनामचा नहीं लिखना है, खाली ये स्टेटमेंट लिखना है, तो आप ऐसे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो ये भूलें नॉर्मल भूलें होती हैं। तो ये था हमारा पहला भूल, इसे हम विसर चूक भूले कहते हैं। बोलो बेटा, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, बोलो भाई साहब, ये भूले सुधर गई, ये भूले समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम यहां पर बात करेंगे दूसरा भूल। तो दूसरा भूल क्या दिया बेटा, यहां पर सिद्धांत की भूलें। तो सिद्धांत की भूलें, और जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो हम नियम समझा रहे हैं, लेकिन जब सवाल कराऊंगा ना, इतना बेहतर समझ में आएगा, आप भी बोलोगे सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं, कल के वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि बिना नियम से हम सवालों को कैसे करें, मैं उसको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक। चलिए, तो यहां पर एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत की भूलें। जब व्यवहार का लेखा करने में नामा का सिद्धांत का पालन न किए जाने से भूल उपस्थित होगी, तो ऐसे सिद्धांत को हम लोग सिद्धांत की भूलें कहते हैं। यानी समझाता हूं बड़ा, जब हम कोई भी व्यवहार का लेखा अकाउंट की भाषा में करते हैं और अकाउंट के नियम को जब हम नहीं लगाते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई गलती उपस्थित होती है। तो ऐसी गलती को हम लोग सिद्धांत की भूलें कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। और ऐसी भूलें जो होती बेटा, वो सकल तलपट पर कभी भी असर नहीं करती, कारण कि व्यवहार का लेखा उधार जमा का रकम समान रकम से हुआ है, परंतु गलत खाते में जमा या उधार हो गया। यानी कि जो चीजें मुझे जमा करना चाहिए था वो उधार हो गया, और जो उधार करना चाहिए था वो मेरे से जमा हो गया। तो बस उसको हमें क्या करना है, सिद्धांत के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग उसे बदल देना है, बस सिर्फ इतना ही करना है। चलिए आगे हम बढ़ते बड़ा, आज हम आपको यहाँ पर ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, यंत्र की खरीदी और 20,000 रुपया, लेकिन हमने खरीद खाता उधार कर दिया है। तो बड़ा सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। चलिए बड़ा सबसे पहले अगर हम बात करें तो यंत्र की हमने खरीदी की है 20,000 रुपये, हमने खरीद खाता उधार कर दिया। सही मायने में अगर बोलूं तो बड़ा इसका सही रोजनामचा क्या होना चाहिए, आप बताओ, आप लोग बताओ, रोजनामचा चैप्टर सीखे हो बड़ा, तो बताओ चलिए सही रोजनामचा क्या होगा।
सही रोजनामचा। फिर उसके बाद आपको गलत गलत तो आपको दिया है, गलत रोजनामचा, गलत रोजनामचा। चलिए, सबसे पहले सही रोजनामचा क्या है बेटा? सही रोजनामचा ये बड़ा सर यंत्र की खरीदी किया है। सर अगर हम यंत्र खरीदेंगे, यंत्र हमारी संपत्ति होती है, एसेट्स होती है। सर अगर हम यंत्र खरीदेंगे, संपत्ति खरीदेंगे, तो नियम कहता है, माल संपत्ति का नियम कहता है, संपत्ति आए तो उधार, जाए तो जमा। तो यहां पर हम संपत्ति खरीद रहे हैं, यंत्र खरीद रहे हैं, तो संपत्ति आ रही है, संपत्ति खाता उधार होना चाहिए, यानी यंत्र खाता उधार होना चाहिए। और और कभी भी खरीद खाता नहीं आता। खरीद खाता कब आता है? जब माल खरीदते हैं, बेचते हैं, तब। तो यहां पर यंत्र खाता उधार, रोकड़ खाता आना चाहिए सही नियम के अकॉर्डिंग। सही रोजनामचा क्या होना चाहिए? यंत्र खाता उधार रोकड़ खाते का सही रोजनामचा आपसे ये होना चाहिए। लेकिन इन लोग ने कौन सा रोजनामचा लिखा है? खरीद खाता उधार किया। तो हम क्या करेंगे? खरीद, गलत में लिखेंगे, खरीद खाता उधार, और फिर क्या किया है? रोकड़ खाता लिखा है, तो यहां पर आएगा रोकड़ खाते का। ये गलत एंट्री है। तो बताओ मैडम, इसमें से कौन सी एंट्री सही है? तो ये सही एंट्री है और ये गलत एंट्री है। तो आपको पहले ऐसे लिख देना है। अब इसमें से हम कैसे भूल सुधारेंगे? अब यहां से सही और गलत में से निकालना है भूल सुधारना। भूल सुधार, अगर अकाउंट के नियम के आधार पर चलेंगे, नियम, तो ये वाला रोजनामचा सही है, और बिना नियम के आधार पर चलेंगे तो ये वाला रोजनामचा गलत है। तो सही और गलत में से अब भूल कैसे सुधारेंगे? ध्यान से सुनना पड़ा। देखो, भूल सुधारने के लिए सबसे पहले बेटा इन दोनों में जो चीजें सेम सेम है उसको पहले कट कर दो। तो देखो, ये और ये दोनों सेम सेम, तो हम इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। ध्यान से सुनना। तो जो सही है बेटा वो वाला क्या है? यंत्र खाता उधार। तो यहां पर लिखेंगे यंत्र खाता उधार, और जो गलत होगा उसकी उल्टी असर करना है। मतलब जो चीजें यहां पर खरीद खाता उधार लिखा है ना, तो हम इसे क्या करेंगे? जमा करेंगे। बस खाली इतना याद रखना, खरीद खाता खाता खाते का। तो ये होगा आपका भूल सुधार, यानी यंत्र खाता उधार खरीद खाते का। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? आपका भूल सुधर जाएगा। तो ये था आपका पहला नियम। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो एक टॉपिक और बताते हैं मैडम। चलिए, दूसरा क्या लिखा है? रहीम के पास से मिला कमीशन, 600 रुपया हमने रहीम के खाते में जमा करा दिया। रहीम के पास से मुझे कमीशन मिला और मैंने रहीम के खाते में क्या कर दिया? जमा करा दिया। क्या करा दिया मैंने? जमा करा दिया। तो यहां पर रहीम के पास से मिला है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कमीशन मिला है बेटा, तो रोजनामचा क्या बनना चाहिए बेटा? तो यहां पर देखो, यहां पर एक तो कमीशन मिल रहा है मतलब रोकड़ आ रही है, तो एक तो रोकड़ खाता उधार कमीशन खाते आना चाहिए था सही एंट्री में। चलिए मैं आपको सही करके दिखाता हूं। देखो, सही एंट्री और गलत एंट्री, फिर इसके बाद भूल सुधार। तो सही एंट्री क्या होना चाहिए? सही एंट्री होना चाहिए कि रोकड़ खाता उधार कमीशन खाते का, ये होना चाहिए सही। और गलत एंट्री क्या लिखा है? रहीम के खाता जमा कर दिया, यानी कि रोकड़ खाता उधार रहीम खाते का, ऐसा कर दिया उसने। तो फुल सुधार किसी तरह की? दोनों में सेम सेम का है, सर ये भी सेम सेम है और ये भी सेम है, कट गया तो बचा क्या? तो यहां पर जो एंट्री है बेटा जमा है, तो यहां पर ये जमा है, ये जमा होना चाहिए ना बेटा। कमीशन खाता क्या होना चाहिए? जमा होना चाहिए, तो कमीशन खाते को जमा कर दो, तो ये जमा है।
और मैंने बताया था जो चीजें यहाँ पर गलत में देख लेने का, गलत में जो चीजें जमा हो उसको उधार करने का, और जो उधार है उसको जमा करने का। तो गलत वाला को उल्टा करने का, इसको जहां था वही के वहीं रखना है। कमीशन जमा होता है तो इसको जमा ही करना है, लेकिन गलत वाली को जो जमा हो उसको उधार करने का, और जो उधार हो उसको जमा करने का, बस गलत वाले नियम में ये ध्यान रखना। तो रहीम खाता जमा किया, इसको उधार कर दो। तो रहीम खाता उधार कमीशन खाते का। तो ये होगा आपका भूल सुधार। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, भूल सुधर जाएगा। आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक काफी अच्छी तरीके से सीखने को मिल गया होगा और समझ में भी आ गई होगी। तो बेटा अगर कोई दिक्कत हो रहा है, अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज बेटा मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा भी। ठीक है, क्लियर। चलिए बच्चों, तो यहां पर आज हमने आपको दो नियम सिखाया है, एक विसर्ग चूक भूलें और दूसरा सिद्धांत की भूलें। तो बेटा और बाकी के जो नियम है, जैसे कि गलत खाते में लिखने की जो भूलें हैं, यानी कि जैसे कि मान लो हमको लिखना है ईशिका के खाते, लिख दिया हमने इप्सिता के खाते, यानी लिखना था मुझे ईशिका के खाते में और लिख दिया मैंने इप्सिता के खाते में। जैसे कि लिखना था मुझे जय के खाते में, लिख दिया मैंने रोहित के खाते में। नहीं समझी, समझाता हूं। जैसे कि लिखना था मुझे आलोक के खाते में और लिख दिया मैंने गलती से किरण के खाते में। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ, मतलब आलोक के खाते में लिखने की जगह पे मैंने किरण के खाते में लिख दिया। तो ये मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया ना मैंने। यानी कि लिखना था भाई आलोक के खाते में, गलती से मैंने लिख दिया किरण के खाते में। तो ये क्या है, गलती हुई। इस गलती को बोलते हैं गलत खाते में हुई भूलें, गलत खाते में हुई भूलें। तो ऐसी भूलों को हम लोग क्या कहते हैं बड़ा, गलत खाते में हुई लिखी भूलें। चलो मैं आपको समझा ही देता हूं, अगर समझा रहा हूं तो ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बोला था बड़ा क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन रही थी इसीलिए। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, फिर बाकी के चौथा और पांचवा में आपको कल समझा दूंगा। गलत खाते में लिखने की भूलें क्या कहते हैं, इस प्रकार की भूलें में एक खाता उधार जमा करने के बदले मैंने जमा उधार और जमा कर दिया, मतलब दूसरे खाते में जमा उधार कर दिया मैंने। एक खाते के बदले दूसरे खाते में सही रकम से उधार जमा किए होने से भूले सकल तलपट पर असर नहीं करती। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिखा है कि ईवा के पास से जो मिला 1000 रुपए की भूल, वो मैंने रिया के खाते में जमा करा दिया। यानी एक्चुअल में मुझे लिखना था ईवा के खाते में और लिख दिया मैंने रिया के खाते में। तो ये मेरे से क्या हो गई, गलती हो गई। तो सच बोलूं तो सही बोलूं तो इसका यहां से ईवा के पास से मुझे मिला 1000 रुपया, तो ईवा के पास से ईवा कौन होगी, देने वाली होगी, और देने वाला खाता हमेशा जमा होता है। और क्या मिला, पैसा मिला, पैसा मतलब रोकड़ है, तो रोकड़ खाता उधार ईवा खाता आना चाहिए सही प्रविष्टि के हिसाब से। रोकड़ खाता उधार ईवा खाता, 1000 रुपया 1000 रुपया है। और गलत प्रविष्टि में क्या लिखा है कि भाई रोकड़ खाता उधार, और ईवा की जगह पे क्या लिख दिया है, रिया खाता उधार। तो यहां पर सही प्रविष्टि कैसे करोगे, तो जो सेम सेम है उसे कट कर दो, सर रोकड़ रोकड़ कट गया। अब यहां पर ईवा खाता हमको जमा करना था, तो ईवा खाता जमा है तो जमा को हम जमा में लिख दें, लेकिन जो यहां पर जमा होता है उसको हमें क्या करना है, उल्टा करना है। जमा है तो इसको क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो यहां पर देखो रिया, तो रिया खाता उधार ईवा खाते का 1000 रुपया 1000 रुपया। तो इससे ये लिखने से हमारा क्या हो जाएगा, भूल सुधर जाएगा। क्लियर बड़ा, तो ये था हमारा नियम। अब बड़ा चौथा जो नियम है बड़ा, वो हम कल के वीडियो में चलाने वाले हैं। और बड़ा अगर आप लोग इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग ने ज्यादा नहीं 10 लाइक कर दिया बड़ा, 10 लाइक, तो इस चैप्टर का पूरा वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं। अगर इस वीडियो के अंदर 10 लाइक का टारगेट रखा है, अगर 10 लाइक अगर आप पूरा कर देते हो तो इसके हम पूरे के पूरे वीडियो इस चैप्टर के डाल दूंगा। ठीक है, यानी कि सेकेंड टॉपिक का वीडियो मैं कल बनाऊंगा, लेकिन 10 लाइक कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय,
राधे राधे।